हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, इंटरफेरेंस के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है, इससे आता है, बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है। अच्छा, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर हम लोगों ने बात किया था हाइगन्स प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के लॉज को हमने प्रूव किया था, ठीक है। अच्छा, इंटरफेरेंस को समझने से पहले हम लोग समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझ में आ जाएगा अगर, तो आप इंटरफेरेंस बहुत इजीली समझ पाओगे। देखो क्या होता है, जो हमारी लाइट होती है वो वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है, किसके, वेव्स के फॉर्म में, है ना। हाँ, इतनी बातें हो गई। अगर दो लाइट वेव्स हैं, दो लाइट वेव्स एक ही डायरेक्शन में क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, तो किसी सिंगल पॉइंट पे मीट करेंगी, अगर मिलेंगी उस पॉइंट पे, ठीक है, तो वहां पे जो इफेक्ट होगा, उस पॉइंट पे जो इफेक्ट होगा वो हमारा इंटरफेरेंस कहलाएगा। प्लीज ध्यान से, दो लाइट वेव जो है वो एक ही डायरेक्शन में जाकर अगर किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं तो वहां पे जो इफेक्ट होगा वो इंटरफेरेंस कहलाता है। अच्छा, मिलने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो हमारा कहलाएगा सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आप समझो, ठीक है। इसके पहले आप हम लोग डिफिनेशन लिख देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बहुत ध्यान से समझना है आपको। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट of a wave at a point is vector sum of individual displacement produced by each wave। इनका मतलब क्या हुआ, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव एट अ पॉइंट इज वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ईच वेव। समझो, दो आपकी वेव है, क्या है, दो वेव है। अच्छा, यहाँ पे ये पहली वेव हो गई, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है हमने A1 सपोज कर लिया, क्या हो गया। अच्छा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो हमारा एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो ये पहली वेव का जो एम्पलीट्यूड है A1 मान लिया, ठीक है। अच्छा, दूसरी वेव का जो एम्पलीट्यूड है इसको हमने सपोज कर लिया A2, क्या कर लिया, A2। अब जो रिजल्टेंट वेव होगी, जहां पे किसी एक पॉइंट पे दोनों वेव मिलेंगी, ठीक, जो वेव बनेगी, जो उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो दोनों के वेक्टर सम के इक्वल होगा। अगर इसका डिस्प्लेसमेंट A मान ले, एम्पलीट्यूड A मान ले, तो दोनों के वेक्टर सम के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये A1 ये A2 दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। दोनों जुड़ के, पहले इतना था फिर इतना था, दोनों जुड़ के क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो यहाँ इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो A1 प्लस क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A2, ठीक है। तो यही हमारा जो डिफिनेशन है, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव, किसी वेव का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है किसी पॉइंट पे, ये वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट होता है। अलग अलग जो वेव्स हैं इनके डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है, वेक्टर सम के इक्वल होता है। अलग अलग आप ऐड करोगे, फिर से समझ। जैसे ये इसका 3 सेंटीमीटर है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 3 सेंटीमीटर है, इसका एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है, जो यहाँ पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ये एरिया थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हम थोड़ा सा दूसरे मेथड इसको समझते हैं। आपकी ये जो एक वेव है इसका एम्पलीट्यूड A1 है, क्या है, A1, ठीक है। अच्छा, दूसरी वेव इसका नीचे की डायरेक्शन में A2 है, कितना एम्पलीट्यूड है, A2। अच्छा, नीचे की डायरेक्शन में होगा तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, पहले ये इतना था, अब इतना कट जाएगा, उससे माइनस हो जाएगा, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा A1 माइनस कितना, A2। यहाँ पे आप कैपिटल A पर लिख सकते हो, A1 माइनस कितना, A2। समझो, इसका जो डिस्प्लेसमेंट था 5 सेंटीमीटर था,
इसका 2 सेंटीमीटर है अपोजिट डायरेक्शन, नीचे की ओर है, तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा 5 माइनस 2, कितने सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो यही हमारा जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है। द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे ये वेक्टर सम के इक्वल होता है। अलग अलग वेव के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के क्या होता है, इक्वल होता है। अच्छा, जहां पे दोनों डिस्प्लेसमेंट ऐड हो जाते हैं, एम्पलीट्यूड ऐड हो जाते हैं, वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। क्या होता है, वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा होती है, आप ये कह सकते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। जहां पे एम्पलीट्यूड माइनस हो जाता है, ठीक है, जहां पे एम्पलीट्यूड माइनस होता है वहां पे कैसा इंटरफेरेंस आपको देखने को मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। वहां की जो इंटेंसिटी होती है वो लो हो जाती है, वहां पे जो चमक होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये प्रिंसिपल आप क्या था, सुपरपोजिशन था। अब हम लोग समझने वाले हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस बहुत मजेदार टॉपिक है, हम लोगों को समझना है, इसको मिटाते हैं। चलो, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस ये क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने बताया कि दो वेव जो होती हैं, ठीक है, वो किसी एक पॉइंट पे मिलती हैं, उस पॉइंट पे मिलेंगी तो वहां पे जो इफेक्ट होगा, जैसे कोई स्क्रीन है, एक लाइट की वेव कुछ ऐसे आ रही है, दूसरी लाइट की वेव कुछ ऐसे आ रही है, तो यहाँ पर ये दोनों लाइट की वेव इस स्क्रीन पे मिल रही है। अब इस स्क्रीन पर जो इफेक्ट होगा वही इफेक्ट हमारा कहलाता है इंटरफेरेंस। या फिर कुछ और तरीके से समझते हैं, जैसे कोई सिंगल पॉइंट पी है, एक लाइट की वेव ऐसे गई, दूसरी वेव इस पॉइंट पे ऐसे जा रही है, पॉइंट पी पर, ठीक है, हमको पता है वेव ऐसे जाती है, हमने मान रखा है कि लाइट की वेव जा रही है, ठीक। अच्छा, इस पॉइंट पी पर जो इफेक्ट होगा यही हमारा कहलाता है क्या, इंटरफेरेंस। क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस कहलाता है, ठीक। अच्छा, अब इसकी हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं। Whenever हाँ, तो ये हमारी कुछ डिफिनेशन है कि व्हेनेवर टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, जब कोई दो वेव उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, ठीक है, ट्रेवल विद द स्पीड अलोंग द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करनी चाहिए, ठीक है, किसी एक मीडियम में, देन द सुपरपोज, सुपरपोज मतलब वो किसी पॉइंट पे मिल जाएंगी और वहां पे एक इफेक्ट क्रिएट होगा और उसी को हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। जब दो लाइट वेव, ठीक है, क्या होता है, फ्रेम सेम फ्रीक्वेंसी लेकर के किसी एक डायरेक्शन में चलकर किसी एक पॉइंट पे मीट करती हैं, सुपरपोज करती हैं, तो वहां पे जो इफेक्ट होगा वही हमारा क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस। व्हेनेवर टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, अच्छा, ट्रेवल विद द स्पीड अलोंग द सेम डायरेक्शन इन स्पेसिफिक मीडियम, ठीक है, देन द सुपरपोज एंड क्रिएट एन इफेक्ट, तो वहां पे मिलकर वे एक इफेक्ट को क्रिएट करेंगे और वही हमारा क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस। अच्छा, जैसे समझो, ये एक हमारी लाइट की वेव है, किसी पॉइंट पी पे मिल रही है, दूसरी है, ये भी कहाँ पे मिल रही है, पॉइंट पी पे मिल रही है। इस वेव का जो इक्वेशन है आप मान लो y1 इक्वल है a1 sin ओमेगा t, ठीक है। ये कहाँ से आया, ये 11th क्लास में वेव का इक्वेशन होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है, आपको वीडियो देखना सब कुछ समझ में आएगा। तो ये पहली वेव का इक्वेशन है, यहाँ पे a1 क्या है, उस वेव का एम्पलीट्यूड है, ओमेगा t क्या होता है, फेज होता है। क्या होता है, फेज। चलो, अच्छा, दूसरी जो आपकी वेव है इसका डिस्प्लेसमेंट हमने y2 सपोज किया है, एम्पलीट्यूड a2 साइन ओमेगा t प्लस में फाई, फाई क्या है यहाँ पे, ओमेगा t तो फेज हो जाएगा, फाई होता है फेज डिफरेंस। क्या होता है, फेज डिफरेंस, ठीक। a1 और a2 क्या हो जाएंगे, एम्पलीट्यूड हो जाएंगे, y1 और y2 क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, ये दोनों जब एक ही डायरेक्शन में जाकर कहीं पे मीट करेंगे तो वहां पे सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, इनका जो डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर सम के इक्वल हो जाएगा, y1 प्लस y2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको इस y की वैल्यू निकालना है, ठीक है, जो वेव मिलेंगी, जब दोनों वेव्स मिलकर एक सिंगल वेव बनाएंगे उसका इक्वेशन क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो अब ध्यान से समझना है, y1 की वैल्यू a1 साइन ओमेगा टी प्लस y2 कितना है, a2 साइन ओमेगा टी प्लस में कितना 5, ठीक है। अच्छा,
y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन a प्लस बी का फार्मूला है। साइन a प्लस बी फार्मूला होता है साइन a का मतलब ओमेगा टी कॉस बी कॉस फाइव हो जाएगा प्लस a2 तो मल्टीप्लाई में साइन a कॉस बी प्लस कॉस a की जगह एंगल कितना है ओमेगा टी कॉस a साइन बी की जगह कितना रखते हैं फाइव रखते हैं। इतनी बात क्लियर हुई समझ में। अच्छा यहाँ पे देखो आप साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी क्या मिल रहा है कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है कॉमन तो y इज इक्वल टू हो जाएगा a1 प्लस में a2 साथ में क्या है cos फाइव क्या है cos फाइव दोनों में क्या हमने कॉमन ले लिया साइन ओमेगा टी कितना कॉमन हो गया साइन ओमेगा टी हमारा क्या हो गया कॉमन। चलो अच्छा यहाँ पे a2 साइन फाइव को एक साथ लिख लो आप। अच्छा बाहर हम क्या लिखते हैं cos ओमेगा टी। इतनी बातें आपको समझ में इत्मीनान से देखिए ध्यान समझिए। अब यहाँ पे करना क्या ये चीजों आपको थोड़ा सपोज करनी है तो हम लेट कर लेंगे मान लेंगे a1 प्लस a2 cos फाइव a1 प्लस a2 cos फाइव ये इक्वल होता है a cos थीटा के। किसके थीटा क्या है जो रिजल्टेंट वेव मिली है उसका क्या है फेज है उसका क्या है फेज। तो ए क्या है उसका एम्पलीट्यूड है ठीक है जहां पे दोनों वेव जो मिलेंगी तो मिल करके जो एक नई वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड कितना है कैपिटल ए हमने सपोज कर लिया है। अच्छा ये चीज आप मान लो a2 साइन फाइव इसको हम लोग मान लेते हैं a साइन थीटा कितना मान लेते हैं a साइन थीटा। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड देखो यहाँ पे ध्यान नहीं देना cos फाइव है तो आपको cos थीटा सपोज करना है साइन फाइव है तो आपको क्या सपोज करना है साइन थीटा है ना। अब यही दोनों वैल्यू हम ऊपर वाले इक्वेशन में रखते हैं तो y इज इक्वल टू आ जाएगा a1 प्लस a2 cos फाइव क्या हो जाएगा a cos थीटा प्लस a2 साइन फाइव की वैल्यू हमने कितनी मानी है a साइन थीटा इनटू में कितना है cos ओमेगा टी ठीक है। चलो अच्छा यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दो ए दोनों में क्या मिल रहा है कॉमन हम लोग क्या कर चुके हैं देखो a1 प्लस a2 cos फाइव हमने a cos थीटा रखा ठीक साथ में क्या है साइन ओमेगा टी क्या है साइन ओमेगा टी तो इसको भूलना नहीं है भाई उसको भी लिख दो साइन ओमेगा टी a2 साइन फाइव की वैल्यू है a साइन थीटा n2 में कितना है cos ओमेगा टी अगर हम लोग a कॉमन लेते हैं a कॉमन लेंगे तो यहाँ पे साइन a आप लिख लो साइन ओमेगा टी इनटू में cos थीटा ठीक है। अच्छा प्लस cos ओमेगा टी इनटू में कितना बचेगा साइन थीटा ये वैल्यू बचेगी। अब इसके बाद क्या होगा इसके बाद जादू होगा क्या होगा जादू कैसे होगा वो देखो ए लिखते हैं हम लोग ठीक है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन ए प्लस बी का फिर से फार्मूला बनना है साइन ए की जगह आप ओमेगा टी रखते हो और प्लस बी की जगह क्या थीटा तो ये हमारा क्या हो जाएगा उस वेव का इक्वेशन हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस में कितना थीटा ए क्या है जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड हो गया। चलो अच्छा यहाँ पे हमको एम्पलीट्यूड का फार्मूला चाहिए ए कैसे निकालेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को स्क्वायर करके हम ऐड कर देंगे ठीक है। तो आप इसको दोनों को आप स्क्वायर करके ऐड करोगे तो हमारा जो फार्मूला होगा आप 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करके आप ऐड करते हो तो यहाँ पे होता है a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या हो जाएगा a1 प्लस a2 साथ में क्या है cos फाइव का स्क्वायर ठीक है। इसको आप ऐड करोगे तो प्लस में हो जाएगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव ठीक है। इतनी बातें अगर हमको समझ में आ गई तो यहाँ पे हम लोग a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कितना है cos स्क्वायर थीटा। अच्छा ये हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव प्लस में क्या है 2a1 a2 cos फाइव और साथ में हमारा बच रहा है a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो बचेगा हमारा a स्क्वायर इक्वल में यहाँ पे भी कुछ चीजें आपको कॉमन मिलेंगी आपको लिखना क्या है a1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर
ठीक है। a1 स्क्वायर तो आप ऐसे ही नोट कर लो, a1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे a2 स्क्वायर और यहाँ पे a2 स्क्वायर, दोनों में क्या मिल रहा है, कॉमन। अगर हम a2 स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो बचेगा cos स्क्वायर 5 प्लस में यहां से क्या बच रहा है, sin स्क्वायर 5 और साथ में है 2a1 a2 cos 5। a स्क्वायर इज इक्वल a1 स्क्वायर, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, बचेगा a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। यही हमारा होता है एम्पलीट्यूड का फार्मूला। जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, जो वेव है, उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। अच्छा, इतनी बातें समझ में। अब हमको इंटेंसिटी फाइंड करना है। आप इसको एक बार ध्यान से इत्मीनान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हाँ, अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए इंटेंसिटी। क्या चाहिए, इंटेंसिटी। तो इसको हम लोग मिटा रहे हैं, चलो मिटाते हैं। आपको पता होना चाहिए जो इंटेंसिटी होती है, आई होती है, वो प्रोपोर्शनल टू होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। एम्पलीट्यूड के स्क्वायर क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, या फिर आप कह सकते हो आई इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, ये चीजें होती हैं ना। हाँ, तो यहाँ पे हमारा जो आई का फार्मूला है, आई का फार्मूला ये क्या हो जाएगा, तो आप लिखते हो आई इज इक्वल टू के, ठीक है। ए स्क्वायर का फार्मूला हम निकाल चुके हैं, कितना आया है, a1 का स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5, 2a1 a2 cos 5। बहुत बढ़िया। आई इज इक्वल टू के का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, a1 स्क्वायर के a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 के है cos 5, ठीक है। चलो, ये पहली वेव है। पहली वेव की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, देखो आई इक्वल के ए स्क्वायर होता है, तो के a1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, i1 हो जाएगा। के ए स्क्वायर आई होता है तो के a1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, i1 हो जाएगा। के a2 स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, i2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, i2 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे 2 है, आपको क्या लाना है, आपको लाना है रूट के a1 स्क्वायर इंटू रूट के a2 स्क्वायर। ये कैसे हुआ, a1 का स्क्वायर वो भी रूट में होगा a1, रूट a2 स्क्वायर a2 के इक्वल होता है, रूट के इंटू रूट के क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। साथ में क्या है, cos 5 है। i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2, रूट लिख दो भाई, के a1 किसके इक्वल हो जाएगा, i1 के a2 का स्क्वायर ये क्या होता है, i2 cos 5। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा इंटेंसिटी का, i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2। कैसे हुआ इसको एक बार फिर से समझते हैं हम लोग। i इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, आई क्या है, जो आपका रिजल्टेंट वेव है उसकी इंटेंसिटी है, ठीक। ए स्क्वायर की वैल्यू हमने उठा के यहाँ पे रख दी, मल्टीप्लाई करते के a1 स्क्वायर, जो पहली वेव गई थी उसकी इंटेंसिटी i1 है, दूसरी क्या है, i2 है। a1 को हम लोग a1 का स्क्वायर रूट के अंदर रखते हैं, ठीक, के लिख दो, यहाँ पे रूट के इंटू रूट के क्या होगा, के होगा। a2 को हम लोग रूट a2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये i1 हो गया, ये पूरा पोर्शन क्या होता है, i2। तो यहाँ से हमारा मिल जाता है इंटेंसिटी। अब बात आती है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब बनेगा। देखो क्या होता है, जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है, वहां पे कंस्ट्रक्टिव होता है। फिर से समझो, इसको हम लोग मिटा रहे हैं। आप इस दोनों फार्मूले को ध्यान से देखना, ठीक है, पूरे को मिटा रहे हैं, आप नोट कर लो। चलो, हम लोग पढ़ने वाले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इधर हम लोग नोट कर लेते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये क्या होता है, जब हमारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, a1 प्लस a2 होगा, हमने बताया था ना सुपरपोजिशन में, जब एम्पलीट्यूड a1 प्लस a2 होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, जब एम्पलीट्यूड a1 माइनस a2 होगा तो डिस्ट्रक्टिव होगा। अच्छा, हमको पता है किसका फार्मूला पता है, हमको a का फार्मूला पता है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5, ठीक है।
तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है किस पे डिपेंड करता है, cos फाई पे। अगर cos फाई मैक्सिमम होगा तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम कितने पे होता है, cos फाई इक्वल में +1। अगर cos फाई की वैल्यू +1 है तो एम्पलीट्यूड आपका मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से फाई जो होगा वो होना चाहिए 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, आप कह सकते हो 2n पाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2n पाई। चलो अच्छा, हमको पता है ये तो हमारा हो गया क्या, फेज डिफरेंस हो गया, कलांतर हो गया, फेज डिफरेंस हो गया। अब पाथ डिफरेंस निकालेंगे। तो पाथ डिफरेंस निकालने का फार्मूला होता है डेल्टा x इक्वल में होता है 2 लेमडा अपान में 2 पाई इंटू में होता है 5। लेमडा अपान में 2 पाई इंटू में क्या होता है, 5 होता है। अब यहाँ पे आप रखो डेल्टा एक्स इक्वल लेमडा अपान में 2 पाई, फाई की वैल्यू कितना रखेंगे, 2n पाई, 2n पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, n लेमडा। यहाँ पे जो डेल्टा x आ रहा है आपका पाथ डिफरेंस वो कितना आ रहा है, n लेमडा। n की वैल्यू आप रखो भाई, n की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो हमारा जो पाथ डिफरेंस है वो हो जाएगा, 0 रखेंगे तो 0 आएगा, n की जगह 1 रखेंगे तो लेमडा, 2 रखेंगे तो 2 लेमडा, 3 रखेंगे तो 3 लेमडा, ऐसे करके हमारा आता चला जाएगा। ठीक है, कहाँ तक आएगा, n लेमडा तक आएगा। ठीक, अब हमको निकालना है एम्पलीट्यूड। क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का हमको फार्मूला पता है, a स्क्वायर इक्वल में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, और cos फाई की वैल्यू कितनी है, 1 है। क्या है, 1। ए स्क्वायर इक्वल में इसको हम लोग लिख सकते हैं a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, a इक्वल में a1 प्लस a2। यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो कैसा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कैसा होगा, अब बात करते हैं इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी का फार्मूला हमने देखा था, क्या होता है इंटेंसिटी, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस में 2 रूट I1 I2। ठीक है, cos फाई था, cos फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनटू हम लोग क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अच्छा, ये जो फार्मूला बनेगा रूट I1 प्लस रूट I2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहाँ पे जो हमारी इंटेंसिटी आएगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो बनने वाला इंटरफेरेंस होगा, कैसा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। समझ में आया, फाई 1 होना चाहिए। फाई की वैल्यू 1 कब होगा, जब 0 होगा, 2 पाई होगा, पाई नहीं लिख सकते क्योंकि cos पाई की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम लोग ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये जो आपका cos फाई है ये माइनस होना चाहिए, एम्पलीट्यूड यहाँ पे a1 माइनस a2 आना चाहिए। ये जो वैल्यू है ना ये किस में आनी चाहिए, माइनस में। तो आपके लिए वहां पे cos फाई जो है वो -1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, -1। अच्छा, -1 कब होगा भाई, जब आपका फाई होगा पाई, 3 पाई और 5 पाई, ऐसे करके 2n माइनस 1 इंटू क्या हो जाए, पाई हो जाए। ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 1 पाई आ जाएगा। 2 रखोगे तो 2 इंटू 2, 4 से 1 माइनस करेंगे 3 पाई। 3 रखेंगे n की वैल्यू 3 2 जा 6, 6 से 1 माइनस करेंगे 5। सही, चलो अब हमको निकालना है डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस। फार्मूला होता है लेमडा अपान में 2 पाई इंटू में 5 होता है। डेल्टा एक्स इक्वल लेमडा अपान में कितना, 2 पाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे 5 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2n माइनस 1 इंटू में क्या भैया, पाई, पाई से पाई कैंसिल, 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पाथ डिफरेंस। अगर n की वैल्यू हम लोग रखें, n की वैल्यू कितना रखोगे, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, ऐसे रखते चले जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, तो डेल्टा x आएगा, कितना आ जाएगा इस केस में, 1 रखेंगे तो लेमडा अपान 2, 2 रखोगे तो 2 2 जा 4, 4 से 1 गया 3 लेमडा अपान 2, फिर 3 रखोगे 3 2 जा 6, 1 गया 5 लेमडा अपान 2, ऐसे करके आता चला जाएगा। ठीक, एम्पलीट्यूड की बात करें, हमको निकालना क्या है, एम्पलीट्यूड निकालना है। तो रखो भाई a स्क्वायर इक्वल में a1 का स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, cos फाई की वैल्यू कितनी है, -1 है।
तो ए स्क्वायर इक्वल हो जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर माइनस 2A1 A2, ठीक है। अच्छा ये क्या होता है A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, एक पल में A1 माइनस A2। तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो मिनिमम आ रहा है, अगर मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब बात करते हैं इंटेंसिटी की, किसकी बात करते हैं, इंटेंसिटी की। तो I इक्वल में हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2। अच्छा काश फाई की वैल्यू माइनस है तो ये चीज हमारी क्या हो जाएगी, माइनस। तो I इक्वल में आ जाएगा √I1 माइनस √I2 का क्या होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इंटेंसिटी आपकी क्या आ रही है, मिनिमम आ रही है। तो ऐसे कुछ केसेस होते हैं आपके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, ठीक है। आपको अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इजी है, थोड़ा सा मैथमेटिकल इसमें ज़्यादा यूज हुआ है, मैथमेटिक्स का ज़्यादा यूज हुआ है, इसलिए आपको ध्यान देना है। बस आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।